हेलो गाइस, योबर पाठशाला बेदाशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम विश्व की नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास के एंड में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो विश्व की नदियों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये क्लास, विश्व की नदियां। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नदी कहते किसे हैं। तो नदी जल की एक प्राकृतिक धारा है जो ऊंचे स्थान से निकलती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण एक निश्चित मार्ग पर बहती हुई सागर, झील या अन्य नदी में मिल जाती है। तो नदी क्या है? नदी एक जल की प्राकृतिक धारा है जो एक ऊंचे स्थान से निकलती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण एक निश्चित मार्ग पर बहती हुई या तो सागर या झील या अन्य नदी में मिल जाती है। अगर बात की जाए इनकी विशेषताओं की, तो इनकी जो उत्पत्ति होती है वो तो या तो पिघलती हुई बर्फ से होती है या वर्षा से होती है या झरनों से होती है। तो जो नदी की उत्पत्ति है या तो वो पिघलती हुई बर्फ से होगी या वो वर्षा से नदियां बनेंगी या झरनों से नदियां बनती हैं। अगर बात की जाए इनके प्रवाह की, तो ये ढलान की ओर बहती है। कैसे बहती है? जिधर ढलान कम रहेगा तो ऊपर उच्च ढलान से नीचे की ओर ढलान की ओर ये बहती है और ये अपने साथ में मिट्टी और कंकड़ ले जाती हैं। तो जो ये नदियां होती हैं वो ढलान की ओर बहती हैं और अपने साथ में मिट्टी और कंकड़ ले जाती हैं। अगर बात की जाए ताजा पानी की, तो अधिकांश नदियों में क्या मिलता है? मीठा पानी मिलता है। जो अधिकांश नदियां होती है उनमें मीठा पानी होता है और पीने और सिंचाई के लिए वो क्या रहता है? उपयोगी होता है। तो नदियों की विशेषताएं क्या है? इनकी जो उत्पत्ति है वो पिघलती हुई बर्फ, वर्षा या झरनों से होती है। ये ढलान की ओर बहती है और अपने साथ मिट्टी या कंकड़ ले जाती है। अगर बात की जाए पानी की, तो अधिकांश नदियों में मीठा पानी होता है जिसको पीने और सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं नील नदी की। किसकी बात करते हैं? नील नदी की। नील नदी से पहले आप एक बार समझ लीजिए, हमारी जो पृथ्वी है उस पर कुल टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है, जिसमें से एक एशिया महाद्वीप है, ये वाला अलग कलर का। ये जो दूसरे कलर का रेड रेड सा है ये यूरोप महाद्वीप है। ये वाला जो महाद्वीप है ये कौन सा महाद्वीप है? ये वाला अफ्रीका महाद्वीप है। और ये वाला जो महाद्वीप है ये ग्रीन ग्रीन कलर का, ये कौन सा महाद्वीप है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और नीचे का ये जो वाला महाद्वीप है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और ये जो नीचे की तरफ है ये कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो हमारी जो पृथ्वी है उसको 7 महाद्वीपों में बांटा हुआ है। एक एशिया महाद्वीप, एक यूरोप महाद्वीप, एक अफ्रीका महाद्वीप, एक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और एक अंटार्कटिका महाद्वीप। बस इतना यहाँ पे याद रखिए। जब महाद्वीपों के ऊपर क्लास लेंगे वो अच्छे से बताएंगे। बट यहाँ जब मैं बोलूंगा कि ये नदी अफ्रीका महाद्वीप में, तो कहाँ पे मिलेगी? इस महाद्वीप में मिलेगी। जब मैं बोलूंगा कि ये नदी एशिया महाद्वीप में, तो इधर को मिलेगी। जब मैं बोलूंगा कि ये नदी है जो उत्तरी अमेरिका में है, तो वो इधर मिलेगी। तो इसलिए इसको याद रखिए। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं नील नदी की, तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी। अगर नील नदी की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर लगभग है। और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप। ये जो वाला महाद्वीप है ये कौन सा है? ये अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? ये वाला जो महाद्वीप है ये अफ्रीका महाद्वीप है और जो नील नदी है इसी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये विक्टोरिया झील से निकलती है। तो ये झील नील नदी होती है, यहाँ पे एक विक्टोरिया झील है, वहां से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है और ये भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। जो अफ्रीका है उसके उत्तर में क्या है? भूमध्य सागर है और ये भूमध्य सागर में जाकर के क्या होती है? नील नदी गिरती है। तो जो नील नदी है वो विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। और बात की जाए इसके पास में देशों से, कौन कौन से देशों से गुजरती है, तो ये युगांडा, केनिया, तंजानिया, सूडान और मिस्र से गुजरती है। तो जो नील नदी है ये युगांडा, केनिया, तंजानिया, सूडान और मिस्र से होती हुई निकलती हुई कहां पर गिरती है? भूमध्य सागर में करती है। उसमें से अगर 3 देशों की बात की जाए, युगांडा, केनिया, तंजानिया, ये 3 देशों से क्या हुई है? ये घिरी हुई रहती है। क्या रहती है? ये जो
विक्टोरिया जो झील है जो किन 3 देशों से घिरी हुई है, ये युगांडा, केन्या और तंजानिया से घिरी हुई है। और जो विक्टोरिया झील से जो नील नदी निकलती है कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, युगांडा, केन्या, तंजानिया, सूडान और मिस्र। अब बात की जाए नील नदी की सहायक नदी की, तो नील नदी की 2 मुख्य सहायक नदी है, एक है व्हाइट नील और एक कौन सी है, ब्लू नील। तो जो नील नदी है उसकी 2 सहायक नदियां हैं, एक तो इसमें सफेद नील आकर के जुड़ती है और एक नीली नील आकर के इसमें क्या होती है, जुड़ती है। याद रखिए नील नदी की ये 2 सहायक क्या है, नदियां। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है लेकिन इसमें 2 नदियां आकर के जुड़ जाती हैं, एक व्हाइट नील और एक ब्लू नील। और ये मिस्र में एक बड़ा डेल्टा बनाती है। और जो ये नील नदी होती है ये यहाँ मिस्र, ये कौन सा देश है, यहाँ पे अफ्रीका में मिस्र देश है। उस मिस्र देश के अंदर क्या बनाती है, नील नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और मिस्र की सभ्यता इस नदी के किनारे ही विकसित हुई थी। और याद रखिए जो मिस्र की सभ्यता है, जो अफ्रीका का एक देश है मिस्र, उसकी जो सभ्यता है वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। ये नदी कृषि और जीवन का मुख्य आधार है। ये जो अफ्रीका की जो है मिस्र के लिए कृषि और जीवन का क्या है, ये मुख्य आधार है। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गुजरती है, गिरती है। ये 5 राज्य देशों से होकर के गुजरती है, उसके अंदर युगांडा, केन्या, तंजानिया, सूडान और मिस्र है। मिस्र और इसकी 2 सहायक नदी होती है, एक व्हाइट नील और एक ब्लू नील। और ये मिस्र में एक बड़ा डेल्टा बनाती है और मिस्र की सभ्यता इस नदी के किनारे ही विकसित हुई है। अब बात करते हैं अमेजन नदी की। किसकी बात करते हैं, अमेजन नदी की। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है, ये जो दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है इस वाले महाद्वीप में स्थित है। ये कौन सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो जो अमेजन नदी है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसका उद्गम है जो एंडीज पर्वत से होता है। कौन सा होता है, इसका जो उद्गम होता है वो एंडीज पर्वत से होता है। जो एंडीज पर्वत है वो कहां पर स्थित है, पेरू में। कहां पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है पेरू, उसमें एंडीज पर्वत स्थित है, वहां से अमेजन नदी का उद्गम होता है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। किस महासागर में जाकर के गिरती है, अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। तो अमेजन नदी क्या होती है, अमेजन नदी इधर से निकलती है, यहां से निकलती है एंडीज पर्वत से, और इधर को ये पूरा का पूरा कौन सा महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है। आप यहाँ पे याद रखिए जब महासागर के बारे में बताएंगे तो वहां अच्छे से बताएंगे। इधर इतना याद रखिए, इधर अटलांटिक महासागर है और इधर का जो ये महासागर है ये प्रशांत महासागर है, ये वाला हिंद महासागर है और इधर भी ये कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो जो अमेजन नदी है ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है जो पेरू में स्थित है और कहां पर जाकर के गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। और इसका नदी बेसिन दुनिया में क्या है, सबसे बड़ा है। मतलब ये जो नदी होती है ये सबसे ज्यादा पानी लेकर के निकलती है। अगर सबसे ज्यादा पानी की बात की जाए तो किस नदी में होता है, अमेजन नदी में सबसे ज्यादा पानी होता है। अब बात की जाए इसके किनारे पर घना अमेजन वर्षावन स्थित होते हैं। तो जो अमेजन नदी बहती है तो इसके किनारे पर घना अमेजन वर्षावन स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी तंत्र है। अगर विश्व के सबसे बड़े जल निकासी तंत्र की बात की जाए तो अमेजन नदी है वो विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी तंत्र है। इसकी मुख्य सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो रियो निग्रो, मदिरा और तपाजोस है। कौन कौन सी है, एक रियो निग्रो है, एक मदिरा है और एक तपाजोस है। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती बल्कि एक चौड़ी ज्वारनुमुख क्या है, बनाती है। तो ये जो नदी होती है ये नील नदी की तरह डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एक चौड़ी ज्वारनुमुख बनाती है और इसमें समृद्ध जैव विविधता भी है। और जो अमेजन नदी है इसके अंदर क्या है, समृद्ध जैव विविधता है। तो अमेजन नदी सबसे ज्यादा पानी लेकर ये निकलती है, ये एंडीज पर्वतमाला से निकलती है और अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है और ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, निकासी तंत्र है, जल निकासी तंत्र है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो रियो निग्रो, मदिरा और तपाजोस इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ये डेल्टा नहीं बनाती बल्कि ये एस्चुरी ज्वारनुमुख बनाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कांगो नदी की। तो ये विश्व की दूसरी सबसे अधिक डिस्चार्ज वाली नदी है। कौन सी है, विश्व की दूसरी सबसे ज्यादा अधिक डिस्चार्ज वाली ये नदी है।
ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहां पर स्थित है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये इक्वेटर को 2 बार पार करती है। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा। जो ये भूमध्य रेखा है इसको जो एक कांगो नदी है कितनी बार पार करती है? एक बार ऐसे ऊपर की तरफ जाती है फिर ऐसे नीचे आती है। मतलब ये जो भूमध्य रेखा है जिसको इक्वेटर बोलते हैं उसको 2 बार पार करती है और इसका उद्गम दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया क्षेत्र से होता है। कहां से होता है? दक्षिण अफ्रीका के जाम्बिया क्षेत्र से होता है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। और जो कांगो नदी है ये भी किस महासागर में जाकर के गिरती है? इसका उद्घाटन जाम्बिया से होता है और ये भी बात की जाए तो किस महासागर में गिरती है? अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। तो ये जो कांगो नदी है इसका उद्घाटन अफ्रीका महाद्वीप में होता है, तो इधर से इसका उद्घाटन होता है और ये इधर जाती हुई भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर, ये पूरा का पूरा क्या है? अटलांटिक महासागर है। तो ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन नदी भी इधर आते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये विश्व की दूसरी सबसे अधिक डिस्चार्ज वाली नदी है। ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये इक्वेटर को क्या करती है? 2 बार पार करती है और ये ब्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से बहती है। जो अब कांगो नदी है जिसको जायरे नदी बोला जाता है, कांगो नदी को क्या बोला जाता है? इसको जायरे नदी बोला जाता है। और इसके लिए एक बात भी याद रखिए, ब्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी से क्या होती है? बहती है। और ये डिस्चार्ज कहां पर जाकर होती है? अटलांटिक महासागर में गिरती है। और ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है। ये बात याद रखिए, जो कांगो जिसको जायरे नदी बोलते हैं ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है। इसका बेसिन भी बहुत विशाल है। इसके चारों ओर घना वर्षावन पाए जाते हैं। तो जो कांगो नदी है उसके चारों ओर भी घना वर्षावन पाए जाते हैं। ये साल भर पानी से भरी रहती है। इसके पानी का बहाव लगातार बना हुआ रहता है। तो जो कांगो जायरो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ये विश्व की सबसे गहरी नदी है। इसका बेसिन बहुत विशाल है। इसके चारों ओर घना वर्षावन पाए जाते हैं। क्योंकि विषुवत रेखा के पास है तो विषुवत रेखा के पास तो वैसे ही वर्षा बहुत होगी तो वर्षावन वहाँ पाए जाते हैं। और ये साल भर पानी से भरी रहती है। इसके पानी का बहाव लगातार बना हुआ रहता है। अब बात करते हैं अमूर नदी की। किसकी बात करते हैं? अमूर नदी की। तो ये एशिया की प्रमुख नदी है। ये रसिया और चाइना की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। ये जो रूस और चीन की जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी बनाती है? अमूर नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? जो अमूर नदी है ये रसिया और चीन की सीमा बनाती है। अगर ओरिजिन की बात की जाए तो मंगोलिया से उत्पन्न होती है। जो अमूर नदी है यहाँ पे क्या है? चाइना के ऊपर यहाँ पे क्या है? मंगोलिया है। तो ये मंगोलिया से उत्पन्न होती है और ये कहां पर गिरती है? प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती है। ठंडी होने में बहने वाली नदी है। ठंडे क्षेत्रों में ये बहने वाली नदी है और इसका लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र बनाती है। तो जो अमूर नदी है ये रसिया और चाइना के बीच में सीमा बनाती है। ये मंगोलिया से ओरिजिन होता है इसका। जो चाइना के ऊपर देश होता है मंगोलिया, वहां से इसका ओरिजिन होता है। और ये कहां पर जाकर के गिरती है? प्रशांत महासागर, या ये प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा होता है जिसको ओखोटो महासागर कहते हैं, वहां पर जाकर के ये गिरती है। और ये ठंडे क्षेत्र में बहने वाली नदी है और ये लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र बनाती है। और ये कहां पर स्थित है? एशिया में स्थित है। ये बात याद रखिए, जो अमूर नदी है ये कहां पर स्थित है? ये एशिया क्षेत्र में स्थित है और ये मंगोलिया से निकलती है, प्रशांत महासागर या ओखोटो महासागर में क्या होती है? गिरती है। और ये रूस और चीन के बीच में क्या बनाती है? अमूर नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं डैन्यूब नदी की। तो ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर बात की जाए यूरोप की सबसे लंबी नदी की, तो यूरोप की अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वोल्गा नदी है। कौन सी है? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगर दूसरी सबसे लंबी नदी यूरोप की बात की जाए तो कौन सी है? डैन्यूब नदी है। कौन सी नदी है? तो ये वाला जो महाद्वीप है ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। तो इस यूरोप महाद्वीप की अगर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वोल्गा नदी है। और अगर बात की जाए दूसरी सबसे लंबी नदी की, तो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? डैन्यूब नदी है। और जो ये डैन्यूब नदी है ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और ये कहां पर गिरती है? काला सागर में जाकर के गिरती है। तो जो यूरोप की जो दूसरी सबसे लंबी नदी जो डैन्यूब नदी है ये ब्लैक फॉरेस्ट से गुजरती है। कहाँ से निकलती है? ये जो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स जर्मनी में है वहाँ से ये निकलती है और ये रूस में काला सागर में जाकर के गिरती है। जो रूस का काला सागर है जिसको ब्लैक सी बोलते हैं उसमें जाकर के
गिरती है। तो जो डैन्यूब नदी है ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी से निकलती है और रूस के काला सागर में जाकर के गुजरती है। और एक बात याद रखिए, ये 10 से अधिक देशों से गुजरती है। और जो डैन्यूब नदी है जब ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है तो यूरोप के लगभग 10 से अधिक देशों से होकर के निकलती हुई कहां पर गिरती है? काला सागर में जाकर के गिरती है। उसमें से 4 देशों की राजधानी कहां पड़ती है? इस नदी के किनारे पड़ती है, जिसमें से ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सार्बिया की राजधानी बेलग्रेड और रोमानिया की राजधानी जो बुखारेस्ट है, ये कहां पर पड़ती हैं? ये डैन्यूब नदी के किनारे पर पड़ती हैं। तो जो डैन्यूब नदी है ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वोल्गा नदी है। इसका उद्गम बात की जाए डैन्यूब नदी का तो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन जर्मनी से होता है, जर्मनी में। और ये कहां पर जाकर गिरती है? ये काला सागर रूस में जाकर के गिरती है। और ये जब कितने देशों से होकर के निकलती है? तो ये लगभग यूरोप के 10 से अधिक देशों से होकर के निकलती है, जिसमें से 4 देशों की राजधानी इसके किनारे पर है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, सार्बिया की राजधानी बेलग्रेड, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और रोमानिया की राजधानी जो बुखारेस्ट है वो इसके किनारे पर स्थित है। और ये यूरोप की प्रमुख ट्रेड रूट नदी है। इससे यूरोप का क्या होता है? व्यापार भी होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं राइन नदी की। तो ये जो राइन नदी है ये यूरोप की प्रमुख नदी है। और जो यूरोप का जो आंतरिक जल यातायात है वो के लिए ये क्या है? सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो राइन नदी है। अगर बात की जाए इसके उद्गम का तो ये आल्प्स पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? आल्प्स पर्वत से निकलती है और ये उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है। तो ये राइन नदी है जो यूरोप के अंदर आल्प्स पर्वत से निकलती है और कहां पर जाकर गिरती है? उत्तरी सागर में जाकर के ये गिरती है। कई देशों से होकर गुजरती है। यूरोप की सबसे व्यस्त वाटर ट्रांसपोर्ट नदी है। और ये अगर बात की जाए यूरोप में सबसे व्यस्त नदी जल परिवहन वाला मार्ग यही है जो राइन नदी है। इससे यूरोप का ज्यादातर जल परिवहन इसी से होता है, इसलिए इसको यूरोप की सबसे व्यस्त वाटर ट्रांसपोर्ट नदी कहा जाता है, राइन नदी को। ये यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा भी इसको कहते हैं और इसको कोयला नदी भी बोला जाता है। तो जो ये राइन नदी है इसको याद रखिए, इसको क्या बोला जाता है? इसको कोयला नदी भी बोला जाता है। ये जो यूरोप की राइन नदी है इसको कोयला नदी बोला जाता है। यूरोप का जो अधिकतर व्यापार है वो सबसे इसी से होता है। ये क्या होती है? सबसे व्यस्त वाटर ट्रांसपोर्ट नदी है और ये आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट अब बात करते हैं वोल्गा नदी की। तो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। अगर यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वोल्गा नदी है और यूरोप की दूसरे नंबर पर सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वो डैन्यूब नदी। अब यूरोप आप जानते ही हो, तो यूरोप क्या होता है? अफ्रीका के ऊपर का जो महाद्वीप है ना, ये वाला, ये महाद्वीप क्या है? यूरोप महाद्वीप है। ये याद रखिए, ये एशिया है, ये यूरोप महाद्वीप होता है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। तो जो ये वोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 3530 किलोमीटर के लगभग है। अगर उद्गम की बात की जाए तो ये वल्दाई पर्वत से निकलती है। कहां से निकलती है? रूस का जो वल्दाई पर्वत है वहां से वोल्गा नदी निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। तो जो ये वोल्गा नदी है ये यूरोप के वल्दाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। ये रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और आंतरिक परिवहन और सिंचाई में उपयोगी है। तो जो वोल्गा नदी होती है ये वल्दाई पर्वत रूस से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। किस में जाकर के गिरती है? ये कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। ये यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और आंतरिक परिवहन और सिंचाई के लिए क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये वोल्गा नदी होती है ये यूरोप और एशिया को क्या करती है? विभाजित करती है। और ये याद रखिए जो ये वोल्गा नदी है ये यूरोप और एशिया को क्या करती है? विभाजित करती है। दूसरी बात करते हैं यूराल नदी की। तो ये यूराल नदी है जो यूराल पर्वत से निकलती है और ये भी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो वोल्गा नदी जो वल्दाई पर्वत से निकलती है और वो भी जाकर के किस में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। और जो यूराल नदी है वो यूराल पर्वत से निकलती है और वो भी किस में जाकर के गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। और ये दोनों ही वल्दाई नदी और जो ये यूराल नदी है दोनों ही एशिया और यूरोप के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एशिया और यूरोप के बीच। और ये कैस्पियन सागर में जाकर के
गिरती है। तो जो वल्दाई नदी है वो वल्दाई पर्वत से निकलती है वोल्गा नदी, और वो भी कहाँ जाकर के गिरती है, कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। और बात की जाए यूराल नदी की, तो यूराल नदी भी क्या होती है, ये भी यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है, और ये भी क्या होती है, यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर ये गिरती है। और ये महाद्वीपीय विभाजन में महत्वपूर्ण है और भौगोलिक सीमा निर्धारण के लिए भी उपयोगी है। और बात की जाए अगर दोनों नदियों की, तो वोल्गा नदी और यूराल नदी दोनों ही कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में गिरती हैं। इसीलिए कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में वोल्गा और यूराल नदी के गिरने के कारण नमक का प्रतिशत क्या होता है, कम होता है। तो जो कैस्पियन सागर है उसके जो उत्तरी भाग में देखेंगे तो यहाँ नमक का प्रतिशत कम पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यूराल नदी और वोल्गा नदी दोनों ही आकर के क्या होती हैं, गिरती हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेंट लॉरेंस नदी की। तो ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है और ये यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। तो जो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये उसकी महत्वपूर्ण नदी है, और ये यूएसए और कनाडा के बीच में क्या बनाती है, सेंट लॉरेंस नदी सीमा बनाती है। और ये ग्रेट लेक्स को जोड़ती है, किसको जोड़ती है, ये ग्रेट लेक्स को जोड़ती है, और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये महत्वपूर्ण जल परिवहन मार्ग है। तो जो सेंट लॉरेंस नदी है ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी है, ये यूएसए और कनाडा की सीमा बनाती है। ये ग्रेट लेक्स को जोड़ती है, किसको जोड़ती है, ग्रेट लेक्स। अब ग्रेट लेक्स के अंदर 5 वो आती हैं, उसके अंदर 5 वो नदियां आती हैं, और वो नदी होती है सुप्रियर झील, जो ग्रेट लेक्स होती है। ग्रेट लेक्स का मतलब 5 झीलें हैं, उनको ये जोड़ती है। उसके अंदर सुप्रियर झील, हुरोन झील, इरी झील, ओटोरिया झील और मिशिगन झील, ये 5 झील है, उन्हों को आपस में क्या करती है, सेंट लॉरेंस नदी जोड़ती है। और ये कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में जाकर के गिरती है। ये महत्वपूर्ण जल परिवहन मार्ग है। अब ये 5 नदी कौन कौन सी है, 5 झीलें जो आपस जिनको जोड़ती है सेंट लॉरेंस नदी। तो ये विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक ग्रुप होता है ये 5 झीलों का, जिसके अंदर ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। और याद रखने की ट्रिक, इनको होम से आप याद रख सकते हैं। ये सुप्रियल झील, हुरोन झील, इरी झील, ओटोरिया झील और मिशिगन झील, ये क्या है, ये 5 झीलें हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, ग्रेट लेक्स बोला जाता है। और ये झीलें आपस में क्या हुई, जुड़ी हुई रहती है। और इसमें से जो मिशिगन झील है ये पूर्ण रूप से किस में है, अमेरिका में। जो मिशिगन झील है ये पूर्ण रूप से अमेरिका में है, जबकि सुप्रियल झील, हुरोन झील, इरी झील और ओटोरिया झील ये किस में, अमेरिका और कनाडा दोनों के बीच में स्थित है। तो जो सुप्रियर झील इसमें से होती है वो सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे ठंडी झील है। अगर बात की जाए इन सारी की सारी झीलों में से, तो जो सुप्रियर झील है वो सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे ठंडी है। मिशिगन झील की बात की जाए तो ये केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जो मिशिगन झील है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, और शिकागो शहर इसके किनारे पर स्थित है। जो मिशिगन झील है उसके किनारे पर कौन सा शहर स्थित है अमेरिका का, शिकागो शहर। अगर बात की जाए हुरोन नदी की, तो इसकी सबसे लंबी तटरेखा होती है इन नदी इस झीलों के अंदर से, और ये मैनीटोनिस द्वीप पर स्थित है। उसके बाद बात की जाए तो इरी झील की, ये उथली झील है और नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। जो इरी झील है वो कौन सा जलप्रपात बनाती है, नियाग्रा जलप्रपात बनाती है। बात करें ओटोरिया झील की, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटी है, ये सेंट लॉरेंस नदी से जुड़ी हुई है। तो ये जो सेंट लॉरेंस नदी से जो कौन सी झील जुड़ी हुई है, ओटोरिया झील जुड़ी हुई है। इन सारी की सारी झीलों को मिलकर के क्या बोला जाता है, ग्रेट लेक्स बोला जाता है। और ये सारी की सारी आपस में जुड़ के किससे जुड़ जाती है, अटलांटिक महासागर से सेंट लॉरेंस नदी के जरिए जुड़ी हुई है। तो ये याद रखिए 5 झीलें होती है जिनको ग्रेट लेक बोला जाता है, सुप्रियर झील, हुरोन झील, इरी झील, ओटोरिया झील और मिशिगन झील। और ये सेंट लॉरेंस नदी आपस में इनको जोड़ती है। और जो सेंट लॉरेंस नदी है ये यूएसए और कनाडा के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। और जो ये सेंट लॉरेंस नदी की हम जिसकी बात कर रहे हैं ये यूएसए और कनाडा के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं यांगसी रिवर की। तो ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। जो यांगसी रिवर है वो एशिया की क्या है, सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम है जो तिब्बत के पठार से होता है, और ये ईस्ट चाइना सी में गिरती है। तो ये पूर्वी सागर, चीन सागर में जाकर के गिरती है। तो जो यांगसी नदी है वो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ये तिब्बत के पठार से निकलती है और ईस्ट चाइना सी में जाकर के गिरती है। ये चीन की प्रमुख नदी है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हवांगो नदी, जिसको पेली नदी भी कहा जाता है।
तो जो हवांगो नदी है, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है, तो ये भी चीन की प्रमुख नदी है। इसको चीन का दुख कहा जाता है क्योंकि इसके कारण चीन में क्या आती है, बाढ़ आती है। ये हवांगो नदी, जिसको पीली नदी कहा जाता है, ये चीन की प्रमुख नदी है। इसको चीन का दुख कहा जाता है क्योंकि इसके कारण चीन में क्या आती है, बाढ़ आती है। अब बात करें पानी का रंग, लोसस मिट्टी से क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। देखिए जो ये जो हवांगो नदी है, ये जो हवांगो नदी है कि हम बात कर रही है कहाँ से निकलती है, तो ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है। ओरिजिनल इसका तिब्बत का पठार से होता है, लेकिन बहती हुई किधर से आती है, ये लोएस के पठार से बहती हुई निकलती है। तो जब ये लोएस के पठार से बहती हुई निकलती है तो लोसिस मिट्टी से इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। तो अगर ओरिजिन की बात की जाए हवांगो नदी, तो इसका ओरिजिन तिब्बत का पठार होता है, लेकिन ये लोएस पठार से होती हुई क्या होती है, गुजरती है, और उसके कारण इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। और बाढ़ की समस्या सबसे अधिक चीन में इसके कारण होती है, इसीलिए चीन का दुख कहा जाता है। और ये कहाँ जाकर के गिरती है, अगर बात की जाए तो ये भी प्रशांत महासागर में ही जाकर के गिरती है। और जो प्रशांत महासागर का एक उत्तरी हिस्सा है, जिसको क्या बोला जाता है, पीला सागर भी बोला जाता है। तो जो हवांगो नदी है, ये प्रशांत महासागर या इसको पीला सागर में जाकर गिरती है। जो ये पीला सागर है, ये प्रशांत महासागर का ही क्या होता है, हिस्सा होता है। इसलिए हवांगो नदी पीला सागर या प्रशांत महासागर में जाकर के गिरती है। और अगर इसका ओरिजिन की बात की जाए तो ये भी तिब्बत के पठार से इसका ओरिजिन होता है। और कहाँ पर जाकर के गिरती है, प्रशांत महासागर या पीला सागर में जाकर के गिरती है। अब बात करते हैं कोलोराडो नदी की। तो इसका उद्गम की अगर बात की जाए तो इसका उद्गम होता है जो रॉकी पर्वत से होता है। कहाँ से होता है, जो कोलोराडो नदी है, इसका उद्गम रॉकी पर्वत से होता है। इसकी लंबाई लगभग 2330 किलोमीटर है। और ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, उसमें जाकर के क्या होती है, ये कोलोराडो नदी है जो गिरती है। तो जो ये कोलोराडो नदी है, ये रॉकी माउंटेन से निकलती है यूएसए के, और ये लगभग इसकी लंबाई 2330 किलोमीटर होती है। ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, जिसे कैलिफोर्निया की खाड़ी कहते हैं, उसमें जाकर के ये गिरती है। ये यूएसए के 7 राज्यों से गुजरती है और मैक्सिको के 2 राज्यों से हुए बहती है। तो जो ये कोलोराडो नदी है, ये यूएसए के 7 राज्यों से और मैक्सिको के 2 राज्यों से होती हुई क्या होती है, बहती है। नेक्स्ट, इस नदी की अगर बात की जाए, कोलोराडो नदी की, तो इस नदी से ग्रैंड कैनियन का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, जो ये जो कोलोराडो नदी है, इसी से किसका निर्माण, इस नदी ने ग्रैंड कैनियन का क्या किया है, निर्माण किया है। ये अपनी गहराई और रंगों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो जो कोलोराडो नदी है, इस नदी ने ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जो हूवर डैम है वो इसी नदी पर बना हुआ है। तो इस नदी पर कौन सा डैम भी बना हुआ है, हूवर डैम है जो इसी नदी पर बना हुआ है। तो जो कोलोराडो नदी है, इसी नदी पर क्या बना हुआ है, हूवर डैम बना हुआ है। और कोलोराडो नदी है वो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है। तो ये कोलोराडो नदी है जब समुद्र में मिलती है, उससे पहले क्या होती है, विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। और इसका जो जल भंडारण है, ये जल भंडारण बिजली उत्पादन का क्या है, प्रमुख स्रोत है। तो जो कोलोराडो नदी है, ये जल भंडारण और बिजली उत्पादन का क्या है, प्रमुख स्रोत है। ये अमेरिका के 7 राज्य और मैक्सिको के कितने राज्यों से गुजरती है, 2 राज्यों से होती हुई गुजरती हुई जाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं मिसिसिपी मिसौरी नदी की। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी है, ये दोनों नदी भी कहाँ पर स्थित है, ये दोनों ही नदी अमेरिका के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी, ये दोनों ही नदी भी अमेरिका के अंदर ही स्थित है। ये याद रखिए, यहाँ पर बस इतना ही पूछा जाता है। ये उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदी प्रणाली है, मिसिसिपी और मिसौरी नदी। अगर उद्गम की बात की जाए तो ये लेक इटास्का से इसका उद्गम होता है। जो मिसिसिपी नदी है उसका जो उद्घाटन होता है वो लेक इटास्का से होता है। और इसमें आगे कौन सी नदी जुड़ जाती है, मिसौरी नदी। अगर बात की जाए दोनों में से कौन सी नदी सबसे बड़ी है, तो इसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, मिसौरी नदी है। मिसिसिपी नदी इतनी बड़ी नहीं है जितनी नदी कौन सी है, मिसौरी है। और ये खाली कहाँ होती है, तो ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। और जो मिसिसिपी नदी है उसी की सहायक नदी है मिसौरी नदी। लेकिन अगर बात की जाए लंबाई की, तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी में जो सबसे ज़्यादा लंबाई है वो किसकी है, मिसौरी नदी की है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक जीवन रेखा है। जो मिसिसिपी और मिसौरी नदी है संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक जीवन रेखा है। ये कृषि, व्यापार और परिवहन में महत्वपूर्ण है। बस आपको इतना याद रखिए, मिसिसिपी और मिसौरी 2 नदियां हैं और ये 2 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। यूएसए के जो 2 राज्य हैं वहाँ अलग अलग राज्यों से होकर के निकलती हैं।
और ये जब ये निकलती हैं तो जो मिसोरी नदी है वो मिसिसिपी नदी की क्या है, सहायक नदी है। तो अभी हमने नदियों के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा, अब उनको एक टेबल के रूप में एक बार उनको क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें नील नदी की, तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। और ये कहां पर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, आसमाना बांध इसी पर बना हुआ है, और इसी को नील नदी को क्या कहा जाता है, मिस्र का वरदान कहा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट अमेजन नदी की, तो ये एंडीज पर्वत वाला पेरू से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। और ये कहां पर स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ये सबसे अधिक पानी वाली नदी है, ये इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। जो ये अमेजन नदी है इसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, सबसे अधिक पानी वाली नदी है। और इसकी पूरी लंबाई में कोई पुल नहीं है, और इसकी जो लंबाई है उस पर किसी प्रकार का कोई पुल नहीं है। बात करें कांगो नदी की, तो ये लुआलावा नदी से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगर कांगो नदी की बात की जाए तो ये कांगो गणतंत्र में लुआया और लुपाया नदी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जो कांगो नदी है ये कांगो गणतंत्र में लुआया और लुपाया नदी से निकलती है। और ये भी कहाँ कर, वैसे इसको जेम्बेजी से बोल सकते हैं, कई बार इसको जेम्बेजी बोला जाता है, बस लुआया और लुपाया ज़्यादा न पूछा जाता है। तो जो कांगो नदी है ये जो कांगो गणतंत्र के लुआया ज्यादा लुआपा नदी से निकलती है और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। याद रखिए भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है और ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है। तो अगर कांगो नदी की बात की जाए तो ये दुनिया की सबसे गहरी नदी है। बात करते हैं राइन नदी की, तो ये आल्प्स पर्वत से निकलती है और उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है। और ये राइन नदी है ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है और इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। तो जो राइन नदी है आल्प्स पर्वत से निकलती है, उत्तरी सागर में गिरती है, ये यूरोप की सबसे व्यस्त नदी है और इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लिम्पोपो नदी की, तो ये दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र से निकलती है और ये हिंद महासागर में गिरती है। तो जो ये लिम्पो नदी है ये दक्षिण महासागर क्षेत्र से गुजरती है और हिंद महासागर में गिरती है। बस इसमें याद रखना चाहिए कि ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। जो लिम्पो नदी है ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। और ये मगरमच्छ नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो लिम्पोपो नदी है इसको मगरमच्छ नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये मकर रेखा को 2 बार पार करती है। बात की जाए हवांगो नदी की, तो जो हवांगो नदी है ये कहाँ से निकलती है, जो हवांगो नदी है तिब्बत के पठार से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है, या आप कुंडल पर्वत भी इसको बोल सकते हैं या तिब्बत का पठार भी बोल सकते हैं। और कहाँ पर गिर सकती है, ये प्रशांत महासागर में गिरती है। और प्रशांत महासागर का एक हिस्सा होता है पीला सागर, उसमें जाकर के गिरती है। और जो हवांगो नदी है इसको चीन का शोक कहा जाता है और पीली मिट्टी के कारण, क्यों ये जिसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अगर बात की जाए मिसिसिपी नदी की, तो जो मिसिसिपी नदी है इटास्का झील से निकलती है और ये भी अटलांटिक महासागर में गिरती है। पक्षी के पंजे के आकार का इसका डेल्टा होता है और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में इसको गिना जाता है। तो जो मिसिसिपी नदी है इसको भी बड़ी प्रणालियों के अंदर गिना जाता है, नदी प्रणाली के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए सबसे बड़ी नदी की, तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी ये दोनों ही उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसमें मिसौरी नदी क्या है, सबसे बड़ी है। अगर बात की जाए डैन्यूब नदी की, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है और कहाँ जाकर के गिरती है, काला सागर में जाकर के गिरती है। तो जो डैन्यूब नदी है वो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है और ये काला सागर में जाकर के गिरती है। ये वाला आप याद मत रखिए, गलत है, इसको आप याद नहीं रखना है, इसकी कोई याद रखने की जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, मिसिसिपी और जो मिसिसिपी नदी है कहाँ पर स्थित है, अमेरिका के अंदर स्थित है, इसको याद रखने की जरूरत है नहीं है। और जो मिसौरी नदी है वो मिसिसिपी नदी की क्या है, सहायक नदी है। बात की जाए डैन्यूब की, तो ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है और काला सागर में गुजरती है। और ये कितने देशों से गुजरती है, लगभग 10 से अधिक देशों से ये गुजरती है और ये कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करें बोल्गा नदी की, तो जो बोल्गा नदी है वो बल्दाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। और इसी तरह एक यूराल नदी है, वो भी यूराल पर्वत से निकलती है और वो भी कैस्पियन सागर में जाकर के गिरती है। तो बोल्गा नदी बल्दाई पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो डैन्यूब नदी है। और जो बोल्गा नदी है इसको रूस की राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। बात की जाए इरावती नदी की, तो ये म्यांमार में स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो इरावती नदी है इसका ओरिजिन म्यांमार से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये म्यांमार की जीवन रेखा है और ये इस देश की सबसे लंबी नदी है। जो म्यांमार देश की सबसे लंबी नदी इरावत
नदी है। अगर नाइजर नदी की बात की जाए तो नाइजर नदी को पॉम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉम ऑयल रिवर भी ये कहा जाता है। और ये पश्चिम अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसमें बस इतना ही याद रखिए, नाइजर नदी को पॉम ऑयल रिवर कहा जाता है। बात की जाए माही नदी की तो ये विंध्याचल श्रेणी से निकलती है और अरब सागर में गिरती है। ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है और ये भारत की एक विशेष नदी है। तो अभी तक हमने नदियों के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले, नील नदी किस महाद्वीप की प्रमुख नदी है? तो जो नील नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप की क्या है? प्रमुख नदी है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो अमेजन नदी है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है और इसमें जल प्रवाह सबसे अधिक होता है। मतलब जो जल की मात्रा होती है वो अमेजन नदी में सबसे अधिक होती है। यांगसी नदी किस देश में बहती है और ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो जो यांगसी नदी है वो कहां पर बहती है? चीन में बहती है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। मिसिसिपी नदी किस महाद्वीप में बहती है और इसका मुहाना कहां पर है? तो जो मिसिसिपी नदी है जो उत्तरी अमेरिका में बहती है। मिसिसिपी और मिसौरी दोनों नदी उत्तरी अमेरिका में बहती है और ये कहां पर गिरती है? मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिरती है। डैन्यूब नदी किस महाद्वीप में बहती है और किस समुद्र में गिरती है? तो जो डैन्यूब नदी है वो कहां पर बहती है? तो जो डैन्यूब नदी है वो यूरोप महाद्वीप में बहती है और काला सागर में जाकर के गिरती है। और ये कितने देशों से होकर के गुजरती है? यूरोप के लगभग 10 देशों से होकर के गुजरती है। उसमें से 4 देशों की राजधानी इसके किनारे पर पड़ती है। बात की जाए बोल्गा नदी की तो ये किस देश में बहती है और ये किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो जो बोल्गा नदी है ये रूस में बहती है और ये किस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी किस महाद्वीप में स्थित है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो जो कांगो नदी है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और ये सबसे गहरी नदी है। जो कांगो नदी है ये विश्व की सबसे गहरी नदियों में से एक है और ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। राइन नदी किस महाद्वीप में बहती है और किस समुद्र में गिरती है? तो जो राइन नदी है ये भी यूरोप महाद्वीप में बहती है और ये उत्तरी सागर में जाकर के गिरती है और ये यूरोप में सबसे व्यस्त नदी जल परिवहन मार्ग है। जो राइन नदी है ये यूरोप का सबसे व्यस्त नदी परिवहन जल मार्ग है। इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नाइजर नदी किस महाद्वीप में बहती है और इसका मुहाना कहां पर है? तो अगर बात की जाए नाइजर नदी की तो ये अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और इसका जो मुहाना है वो कहां है? गिनी की खाड़ी है। नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। मल्ले डार्लिंग नदी प्रणाली किस देश में स्थित है? तो जो मल्ले डार्लिंग जो नदी प्रणाली है वो किस देश में स्थित है? तो वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। बात की जाए अमेजन नदी की तो अमेजन नदी की मुख्य विशेषता क्या है? तो अमेजन नदी सबसे अधिक जल प्रवाह होता है। तो जो अमेजन नदी है उसका जो जल प्रवाह है वो सबसे अधिक होता है। नील नदी की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो नील नदी है ये सबसे लंबी नदी है। कांगो नदी की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कांगो नदी है वो सबसे गहरी नदी है। सबसे गहरी नदी कांगो नदी है, सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे अधिक जो पानी लेकर जाती है वो कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जो वोल्गा नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी मानी जाती है? तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो अमेजन नदी